हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख, आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हमारी वेक्टर एंड थ्री की सीरीज चालू है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब कंपोनेंट वेक्टर कैसे निकालना है, और लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे। दो तीन चीजें आज पढ़नी है हम लोग, और एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी देख लेंगे। तो देखो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर मान लो, कंपोनेंट बी वेक्टर अलोंग या परपेंडिकुलर। दो केस बन गए, अलोंग ए या परपेंडिकुलर टू ए। तो देखो, ए इधर है, ये ए है अपना, ये जो पूरी लाइन है ना, ये ए की लाइन है। तो ये पूरी लाइन किसकी लाइन है? ए की लाइन है। तो हम लोग को इसके अलोंग एक कंपोनेंट निकालना है और इसके परपेंडिकुलर एक निकालना है। मतलब क्या हुआ, देखो बी है, ए के अलोंग ये रहेगा और उसके परपेंडिकुलर ये रहेगा। तो अलोंग वाला जो रहेगा वो ओ एम रहेगा, ओ एम वेक्टर, और जो परपेंडिकुलर वाला रहेगा वो क्या रहेगा? ओ एन वेक्टर रहेगा। सिंपल। अब देखो, अब तक हो, कल हम लोगों ने प्रोजेक्शन देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो ओ एम की लेंथ निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं। अगर मैं थीटा मान लूं, तो ओ एम इज नथिंग बट, ओ एम की अगर लेंथ देखें हम लोग, ओ एम वेक्टर की अगर लेंथ, तो मॉड बी, इसकी लेंथ क्या है? मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। अब देखो, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड b कॉस थीटा। तो यहां से मॉड b कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? a डॉट b अपॉन मॉड a इक्वल्स टू मॉड b कॉस थीटा। अब देखो क्या हुआ, a डॉट b अपॉन मॉड a क्या हुआ? मॉड b कॉस थीटा। और यही चीज क्या थी? ओ एम का, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये प्रोजेक्शन है, याद है? प्रोजेक्शन हम देखते हैं। तो बच्चों, अभी तुमको ना इसको ऐसा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहली बात, ये जो ओ एम वेक्टर है, ये कॉम्बिनेशन है उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई बाय, अभी ये मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन नहीं, मल्टीप्लाई बाय ए कैप अलोंग ए है, तो ए कैप। अब मैग्नीट्यूड तुमको याद रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या है? ये तुम उसको मॉड बी कॉस थीटा याद रखो, या ए डॉट बी अपन मॉड याद रखो, फर्स्ट तुम्हारी। तो इसे ए डॉट बी अपन मॉड याद रखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, जनरली यही यूज होगा। और तुमने फिर इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर दिए? ए कैप से। तो बच्चों, क्योंकि ये ए डॉट भी स्केलर है और ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बीच में ना डॉट प्रोडक्ट आएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई देगा। पहली बात, अगर तुम डॉट या क्रॉस डाल दी तो गलत कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको ए डॉट भी लिखा, इस ए कैप को क्या लिख सकते? ए वेक्टर अपॉन मॉड है, ए वेक्टर अपॉन मॉड है। तो इसको ए वेक्टर लिखा, मॉड ए जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड ए का स्क्वायर। तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। और बहुत, मतलब इसको तुम एक ही तरीके से याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना अपना। देखो, बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा रहता है? मॉड ए स्क्वायर की जगह ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर होता है। तो ए डॉट बी अपॉन ए डॉट ए वेक्टर, इस तरह से ए डॉट बी अपॉन ए डॉट ए वेक्टर। ए के अलोंग है, जिसके अलोंग है वो इधर आता है, ठीक है? जिसके अलोंग है वही गेम, उसका ही गेम है। क्या? ए डॉट बी, जिसके अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड ए डॉट ए इंटू ए वेक्टर। तो बच्चों, ये हमारा मिल गया कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो तुमको याद रखना है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। मॉड ए स्क्वायर को ए डॉट ए भी लिख सकते हैं। हो गया। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो इतना ही पार्ट लेंगे। अगर सिर्फ इसकी लेंथ पूछा है, प्रोजेक्शन पूछा है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, इतना ही रहेगा। ओनली प्रोजेक्शन अगर पूछा है तो प्रोजेक्शन इज ऑफ लेंथ, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। प्रोजेक्शन पूछा है तो सिर्फ इतनी बात, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, और अगर ये पूछा तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू ए कैप, ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, तो मॉड स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे याद रखो उसको। ओके। अब कंपोनेंट वेक्टर क्या है? ओ एन। क्या है? ओ एन। ये अलोंग है, अलोंग वाला ओ एम, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट वेक्टर दूसरा वाला है
वो क्या है ON, परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। अब देखो तो ये जो चीज है इसको तुम इधर शिफ्ट करके ये भी तो ON है, अगर देखा है तो लिखा था नहीं, ये और ये सेम है ना। तो दो तरीके से वैसे पैरेललोग्राम भी बन रहा है, तो लॉ पैरेललोग्राम से तुम लिख सकते हो कि B वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। देखो OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर, तो अब तुमको क्या चाहिए, ON वेक्टर चाहिए, तो ON वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर माइनस OM वेक्टर। अब ON वेक्टर तुम ऐसे निकालोगे, तुम ON वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से ऑफ एडिशन से निकालोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकालो, दोनों से एक ही चीज मिलने वाली। तो ON वेक्टर क्या, B तो B है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, OM वेक्टर यहाँ से मिल गया, तो मैं मॉड स्क्वायर की जगह E डॉट A लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर आएगा A वेक्टर। तो बच्चों जेई में सेम क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले, उसमें क्या पूछा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने का, तो उसमें P डॉट क्यू अपन Q डॉट क्यू P ऐसा कुछ था, P डॉट P P, तो उसमें सब दिया हुआ था, P वेक्टर है Q वेक्टर है, जब डायग्राम बनाते तो यही बन जाता सेम, और इसमें ऐसा एंगल दिया हुआ था, तो इसलिए इन दोनों की साइन उल्टी हुई थी, उसमें डायरेक्शन इधर से दिया हुआ था, ऊपर इधर ऊपर लिया ना हमने, अभी जो ON वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, उसका उल्टा दिया हुआ था, तो ये प्लस हो जाता था माइनस, बस सेम क्वेश्चन है। अगर तुम जेईई के आर्काइव में चेक करोगे तो ये सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑप्शन दिख जाएंगे इस टाइप के। तो दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक छोटको सा क्वेश्चन ले रहे बस इस टॉपिक पे, आगे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर का अलोंग बी और परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, इसके कंपोनेंट, मतलब ये अपना बी है और ये अपना ए है क्वेश्चन के हिसाब से, तो अपनी जगह बताते हुए अपने हिसाब से बी ये है मान लीजिए, और ये ए वेक्टर है, तो तुम अगर एनसीईआरटी तो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर बी दोनों हरकतें कर लेना। तो अलोंग वेक्टर जो रहेगा कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपने अभी देखें ए डॉट बी अपॉन ए डॉट ए या मॉड ए का स्क्वायर, कैलकुलेशन के हिसाब से ये बेटर है, इनटू ए वेक्टर, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया बस। अब ये हमारा ये और बी हमारा ये, तो ए डॉट बी तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस के का के से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, इनटू ए कैप एक वेक्टर ए वेक्टर, तो ये क्या हो 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, तो ये स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या बचा 9, नीचे क्या बचा 9, और ऊपर क्या बचा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 12 19, तो 19 बाई 9 से बाहर पड़ा रहेगा, और ये 2i, तो अंदर मल्टीप्लाई करा तो कर दो, कितना सिंपल है, फॉर्मूला लगा दिया पूरा। अच्छा से पोजीशन पूछा रहता है तो ए डॉट बी अपन मॉड है, ए डॉट बी अपन मॉड, याद रखो, जिसके अलोंग ले रहे हो नीचे आता है, ठीक है, ए के अलोंग ले रहे तो नीचे आता है, अगर ए वेक्टर को बी के अलोंग लेते हैं तो ए डॉट बी अपन मॉड बी, ए डॉट बी अपन मॉड, जिसके अलोंग जो नीचे वो नीचे आता है, जो इधर नीचे वो इधर नीचे आता है, क्या ये था बोलिए। अच्छा दूसरा भी फॉर्मूला भेज दे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो हमने लिख चुके हैं, नहीं भी याद है डायग्राम से तो ही जाता है, तो मैं ये इसको ये वाला वैल्यू जो है ये डालना है, हमने मेहनत तो पूरी कर चुके हैं, ठीक है, तो बी वेक्टर क्या 2i प्लस 3j प्लस 6k माइनस ये जो मेहनत के तुम लोगों ने हम लोगों ने 19 बाई 9 2i प्लस j प्लस 2k, अब कर लोगे तुम लोग आगे मेहनत, i कॉमन निकालो
तो 2 इंटू 19 2 बाई 9, जे कॉमन निकालो, 6 कॉमन मल्टीप्लाई करके आई को एक तरफ जी की तरफ एक तरफ, तो अपने को फाइनल आंसर मिल जाए। तो अपने को परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलाउ परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये तो एकदम चुटकू मुटकू क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के सब टॉपिक मिला के हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो देखो इसका डेफिनेशन पढ़ लो पहले। तो सिस्टम ऑफ वेक्टर मतलब A1 A2 A3 सिस्टम ऑफ वेक्टर, मतलब तुमने उसको एक साथ लिख दिए कुछ तो भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके। अब ये वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट है। अगर उधर एग्जिस्ट करे एक सिस्टम जिसके अंदर स्केलर क्वांटिटी मतलब K1 K2 K3 आर स्केलर 1 2 3 जैसे होते हैं -1 और 2, तो तुम ऐसे लिख पाए उनको। अगर K1 A1 A1 A2 A3 वेक्टर्स है, ऐसे सिस्टम में तुमने लिख दिया उनको। तो अगर ये पूरे K1 K2 K3 ये सब जीरो हो जाते हैं, सब जीरो हो जाते हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और उसमें से सब जीरो नहीं होते तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो लीनियर डिपेंडेंट की बात कर रहा था, वेयर ऑल वैल्यूज आर नॉट जीरो, और सब जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब अजीब लगता है सुन के, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में समझाऊंगा ये बात, नोट में पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात अभी आता है सिस्टम में तुमने लिख दिए और पूरे स्केलर क्वांटिटी जीरो थे, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और एक दो तीन भी नॉन जीरो हो गए तो लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब देखो एक छोटी सी बात याद रखने वाली कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब क्या होता है। मतलब बी और ए, अगर तुमको बोलता है बी और ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी और ए, बी एंड ए, सी क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो तुम सी को ऐसे लिख सकते हो लैम्बडा ए प्लस म्यू बी, ये मतलब होता है इसका। मतलब ए और बी के प्लस करने से और उनको कुछ मल्टीप्लाई करने से सी मिल रहा है। सी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो लैम्बडा ए प्लस म्यू बी लिख सकते हो, ये मतलब होता है। ये स्टेट ये अपने को टर्मिनोलॉजी यूज होगी क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई? अब देखो इसको अच्छे समझते हैं, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो दो वेक्टर्स अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो वो कोलिनियर है। म्हणजे काय, दो वेक्टर्स है, अगर देखो इधर कोलिनियर का है इधर नॉन कोलिनियर का है, दो वेक्टर्स है, एक ऐसा है एक ऐसा है, ये एक वेक्टर ए है वेक्टर बी है। तो देखो बच्चों तुम क्या इसको K1 A वेक्टर प्लस K2 B वेक्टर लिखोगे। तो लीनियर डिपेंडेंट मतलब K1 K2 जीरो ना हो, है ना, सिस्टम में लिख दिया ना तुमने जैसे इधर था, K1 K2 जीरो ना हो, लीनियर डिपेंडेंट। तो अगर तुम सोचो तो A वेक्टर एक्चुअल में है क्या -K2 B वेक्टर अपॉन K1 है। तो मतलब क्या हुआ, B वेक्टर के अलाउ A है और K2 K1 में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों भी जीरो नहीं होना चाहिए, K1 भी जीरो नहीं होना चाहिए, K2 भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कोलिनियर है और मैं A को B के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर मैं A को B के टर्म्स में लिख सकता हूँ तो इनमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो रहा है तो ये इधर भी जीरो नहीं हो रहा है, और अगर ये दोनों भी जीरो नहीं हो रहे तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अगर जीरो होते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। तो मतलब क्या हुआ कि कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर अगर तो लीनियरली डिपेंडेंट होते ऑलवेज। लेकिन अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है तो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अब तुमने क्या किया, इसके साथ जबरदस्ती की, जबरदस्ती के साथ करने का नहीं, K1 A वेक्टर प्लस K2 A B वेक्टर लिख दिए। अब A1 A वेक्टर इक्वल टू माइनस K2 B वेक्टर बाय K1 बन गया। अब तुम लोग भी दिल से बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या A वेक्टर B वेक्टर के अलाउ है क्या? तुमने ऐसा लिख दिया मतलब ये दोनों एक दूसरे के अलाउ है ना। अब K2 -1 भी तो हो सकता है तो प्लस हो जाएगा, K2 पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यू पे। लेकिन क्या नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को तो मैंने जबरदस्ती लिख सकते हैं उनके साथ, नॉन कोलिनियर वेक्टर है ना। नॉन कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, A और B अगर कोलिनियर तो इक्वल टू लैम्बडा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्वेश्चन बोल दिया नॉन कोलिनियर और बनाए भी नॉन कोलिनियर, और तुमने अगर ऐसा लिख दी तो ये मतलब हो गया इसका। तुमने क्या किया, इससे जबरदस्ती की है, जबरदस्ती किया कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हमको ऑप्शन नहीं मेरे पास, मेरे को लिखना पड़ेगा कि यार अगर तुम ऐसे जबरदस्ती करोगे A और B के साथ तो K1 और K2 को मेरे को जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जीरो हो जाएंगे तो रिस्पेक्टिव A और B कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर
नॉन कोलिनियर हो अगर, तो भी 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0 होने वाला है। समझ में आया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट बनाना है तो वो कोलिनियर होना चाहिए, और अगर नॉन कोलिनियर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। मतलब इनको ऐसा लिख ही नहीं सकते तुम अगर ये लोग नॉन कोलिनियर है तो। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। तुम ऐसा लिख रहे हो मतलब ये कोलिनियर है, तो मतलब इन शॉर्ट क्या है, अगर कोलिनियर वेक्टर है तो लीनियर डिपेंडेंट है। तो लॉजिकली सोचो, लीनियर डिपेंडेंट, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या हुआ, तुमने k1 k2 0 कर दिए तो ये दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि एक वेक्टर तो हमेशा 0 होगी और a और b वेक्टर दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन k1 k2 अगर 0 नहीं है तो मतलब डिपेंडेंट हो गए। तो डिपेंडेंट अगर हो रहे तो कोलिनियर है, डिपेंडेंट हो रहे तो कोलिनियर। और तुम अगर कोलिनियर नहीं है और तुम उसका ऐसा लिख रहे हो तो इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉन का। तो वही लॉजिक है, इधर भी वही है कि पूरे 0 हो गए तो ये a1 a2 a3 का एक दूसरे को लेना देना नहीं है, ये k1 ने k2 ने इनको 0 बना दिया तो ये सिस्टम ट्रू हो गया। समझ में आ गया? अब देखो कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक प्लेन में, एक प्लेन में, तो याद रखो एक प्लेन में अगर 3 वेक्टर्स पड़े तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि देखो a वेक्टर ये पड़ा है, उसी प्लेन में b वेक्टर पड़ा है, और उसी प्लेन में c वेक्टर इधर का ही पड़ा है। तो तुम बताओ मुझे, क्या तुम c वेक्टर को लैम्बडा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि b और a को ऐसा एडजस्ट करो कि c मिल जाए, हो सकता है ऐसा। माइनस b कर दो तो इधर साइड हो जाएगा, माइनस a कर दो इधर हो गया, फिर ऐसा कुछ एडजस्ट करो उनके एंगल को, उनके मल्टीप्लाई ऐसा करो कि ये हो जाए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है मालूम? कि तुम्हारे पास i और j होता है बस, और तो दुनिया कोई भी वेक्टर बना देते हो ना, 2i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 4j, इधर का वेक्टर बनाना माइनस 2i प्लस 3j है ना, इधर का बनाना है ऐसा बनाना है तो भी i और j भी बन जाता है ऐसा। तो i और j की वजह से तीसरा वेक्टर बन जाता है। तो वही बात है कि कोई भी 3 वेक्टर हमेशा, अगर वो कोप्लेनर है, अगर वो कोप्लेनर एक ही प्लेन में बोल के बन रहा है, तुम अगर बाहर का वेक्टर बनाओगे ना तो i और j से नहीं बनेगा, तुमको एक ही मदद लेना पड़ेगा। लेकिन उसी प्लेन में i और j की मदद से तुम कोई भी वेक्टर बना सकते हो कैसा भी। तो वो बोल रहा है अगर एक ही प्लेन में है तो तीनों हमेशा लीनियर डिपेंड रहेंगे। मतलब लीनियर डिपेंडेंट मतलब तुम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो इस तरह से। तो याद रखो, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो वो लीनियर डिपेंडेंट रहेंगे, और अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तुम जबरदस्ती उसको लिख दोगे, तुमको उनके बाजू के k1 k2 k3 को 0 करना पड़ेगा। तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोलिनियर है 2 वेक्टर्स तो लीनियर डिपेंडेंट है, और नॉन कोलिनियर तो इंडिपेंडेंट है। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो लीनियर डिपेंडेंट है, मतलब तुम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, और अगर नॉन कोप्लेनर है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है। और लास्ट बात क्या है कि कोई भी 4 वेक्टर 3 डायमेंशन में हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल यही है अपना, ये i j और बाहर निकला k, ये 3 वेक्टर्स है ना। तो 3D में जो भी वेक्टर हवा में घूम रहा है तुम इन तीनों की मदद से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब एक वेक्टर को तुम i 2i प्लस 3j प्लस 4k के फॉर्म में लिख सकते हो, तो एक वेक्टर को तुम बचे हुए 3 वेक्टर से बना सकते हो। तो ये चारों वेक्टर क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए चारों वेक्टर। कि 2i लिख दिया तो i के बाजू जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, 0 ही है ना। तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी 4 वेक्टर 3D में तुम लीनियर डिपेंडेंट हो। तो जरूरी क्या है कि हो कोई भी 4 वेक्टर ऐसे वेक्टर समझो अजीब से 1 2 3 वेक्टर, तो ये वेक्टर तुम डिफाइन कर सकते हो, ये वेक्टर बना सकते हो, तुमको एडजस्ट करना है। और अगर ऐसे तो परफेक्ट, मतलब ये पूरे ये चारों वेक्टर हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होंगे। तो 3 डायमेंशन में 4 वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, मतलब एक वेक्टर बाकी तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको यूज होने वाली है। अब हम लोग इन सब पे क्वेश्चंस लेते हैं। बच्चों ये देखो एडवांस का क्वेश्चन, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आने वाली है। देखो P Q R are 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन 3D। 3D में 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। लेट द कंपोनेंट्स ऑफ S अलोंग, S एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट P वेक्टर और Q वेक्टर 3 R वेक्टर के अलोंग 4 3 5 है। देखो अभी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ पहले स्टेटमेंट का, कि S वेक्टर जो है मतलब P वेक्टर का ये हवा में, P वेक्टर का ये Q है,
और आर कहीं है, मतलब ये 3D में है, आगे बाहर निकला हुआ समझो। तो इनको एडजस्ट करके एक ऐसे बस वेक्टर बन रहा है। तो वो जो एस वेक्टर है उसका कंपोनेंट इस पे कितना पड़ रहा है, 4 4 का पड़ रहा है, इस वेक्टर पे कितना पड़ रहा है, 3 का पड़ रहा है, और इस वेक्टर इसके अलाउंग कितना पड़ रहा है, 5 का पड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, एस वेक्टर क्या हो गया, 4p वेक्टर प्लस 3q वेक्टर प्लस 5r वेक्टर, मतलब ये बेसिक बात पे है। अब देखो ये होता क्या एक्चुअल में, अगर तुम कोई वेक्टर लो आई जे के अलाउंग है, ये आई ए जे ये क्यू, ये वेक्टर है, तो मतलब इसका कंपोनेंट इस पे अगर 2 पड़ रहा है और इस पे अगर 4 पड़ रहा है, और मान लो कि ये इसी प्लेन में के का कंपोनेंट नहीं पड़ रहा है तो 0 पड़ रहा है, मतलब ये इसी प्लेन में, तो के ऐसा है तो उस पर कोई नहीं आ रहा। अगर ये ऐसा होता तो के पे पड़ जाता। तो तुम क्या करोगे, कंपोनेंट ही तो मेन होता है, तुम इस वेक्टर क्या लिखोगे, 2i प्लस 4j, राइट। ये लिखते हैं ना हम लोग 2i प्लस 4j। एक्स एक्सिस पे इस पे 2 पड़ा, वाई एक्सिस पे 4 पड़ा, और अगर जेड एक्सिस पे भी अगर कुछ पड़ता तो लिख देता 3 2। अब यहाँ पर ये ना एक्स वाई की जेड की जगह पी क्यू आर है, तो इनके अलाउंग पड़ रहा है। और मेन कंडीशन क्या है, नॉन कोप्लेनर है, कोप्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन में होते तो एस उसी प्लेन में आता, लेकिन ये अलग अलग प्लेन में। तो अगर 3, जैसे हम लास्ट में पढ़े कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर से चौथा वेक्टर बन जाता है, नॉन कोप्लेनर लग रहा है। तो बच्चों ये बात होगी, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आई जे के भी कंपोनेंट ही होते हैं वेक्टर के, ये इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब ये एक्स है और ये वेक्टर है, तो इसका जो शेडो पड़ी है ये उसकी लेंथ है, तो ये 2 है, अगर तो 2i हो गया, इस पे जो पड़ी वो है, और अगर ऐसा है तो इस पे जो पड़ी वो, इस पे जो पड़ी वो, और इस पे जो पड़ी वो 2i 3j 4k, अगर 4 उस पर पड़ रहे हैं तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियस बात भी है थोड़ी। तो पी क्यू आर पे पड़े थे 4 3 5। अब क्या बोल रहा है, ये वेक्टर, इफ द कंपोनेंट ऑफ दीज वेक्टर्स ऑफ दिस वेक्टर मर्जी ऑफ दिस वेक्टर्स अलोंग इसी एस का, अच्छा इसी एस का इसके अलावा और इसके अलावा और इसके अलावा क्या एक्स वाई जेड है, मतलब क्या हुआ, एस ही वेक्टर है, और ये देखो 3 वेक्टर बन के एक ही वेक्टर मिला, इसके अलांग ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इसके अलांग एक्स है, इसके अलांग वाई लेंथ है, इसके अलांग जेड कंपोनेंट है इसका। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, इसके अलांग एक्स है, इसके अलांग वाई, माइनस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस जेड इंटू माइनस पी, ओके माइनस पी, ये इसके अलांग वाई था, इसके अलांग जेड है, माइनस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो मतलब एस इनके अलांग ऐसे ऐसे कंपोनेंट दिया और इनके अलांग ऐसे ऐसे कंपोनेंट दिया। अब क्वेश्चन पूछा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसमें कुछ डॉट प्रोडक्ट कुछ क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ये कंपोनेंट की बात पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एस को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब देखो, अब इसमें समझो क्या हो रहा है, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एस वेक्टर तो p से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स हुआ, फिर ये y से मल्टीप्लाई हुआ वाई पी हुआ तो y हुआ, और वो z माइनस जेड हुआ। तो देखो p वेक्टर कॉमन निकाला, ठीक है। अब x, अब q वेक्टर कॉमन निकाला, माइनस y माइनस जेड, q वेक्टर कॉमन निकाला, फिर r वेक्टर निकालने के बाद x y z, अच्छा सब प्लस में आ रहे हैं। अब देखो ये दोनों है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों भी x को ही बता रहे, और p के बाद रिजल्ट जो है वो p के बाद से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। अब देखो इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो वाई जेड कैंसिल हो गया, ऐड किया इनको, तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4 मिल गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों, तो देखो z और x कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 9 है ना, तो y इक्वल टू 9/2 हो गया। अब x मिल गया, y मिल गया, z भी मिल जाएगा, तो 4 प्लस 9 इधर पुट कर देते हैं, 4 प्लस 9/2 प्लस z इक्वल टू 5।
तो ये इधर गया 8 + 9 17/2, 5 - 17/2 25 10 सॉरी -7/2 करेक्ट। जेड भी मिल गया। अब हमको निकालना क्या है 2x + y + z कैलकुलेशन था मेन है। तो 2x तो 2 इंटू कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं 2 इंटू 4 ओके देख लेते फाइन आंसर क्या 2 इंटू 4 y क्या मिला 9/2 और ये क्या मिला -7/2 ओके। तो ये क्या हो गया 2/2 1 हो गया 9 आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चे एक बार चेक कर लेना लेकिन मेथड इंपॉर्टेंट है तो हम लोग एक बार आंसर चेक कर ले करेक्ट 9 आंसर राइट तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। तो बच्चों अभी देखो मैं इसमें एक और बात समझाना चाहता हूँ कि तुमने डायरेक्ट हमने जो कंपेयर की ना ये बात हमारे जो प्रीवियस टॉपिक था उससे आएगी। तुम डायरेक्ट कंपेयर कैसे कर पाते हो याद है आई के बाजू वाला इधर 2 है और इधर भी है तो डायरेक्ट कंपेयर हम लोग करके निपटा दे रहे थे ना अभी तक। तो वो बात भी मैं तुमको बताता हूँ कि वो कंपैरिजन जो है ना वो लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट से आती है। वो कंपैरिजन इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। अब देखो पहले क्वेश्चन कर लेते ओके ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है और ये यूनिट वेक्टर सी दिया है हमको सी वेक्टर निकालना है और ये ए बी सी बी कोप्लेनर वेक्टर ये कोप्लेनर है और सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। तो सबसे इजी जो चीज दिखी मेरे को वो दिखी सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर तो ए डॉट सी क्या दिख गया मेरे को 0 जैसे ही दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी 0 ठीक है पहले स्टेटमेंट। सी निकालना है तो मॉड सी इक्वल टू जब सी यूनिट वेक्टर है तो मॉड सी इक्वल टू 1 ये बात भी मिल गई ये मिल गई। अच्छा अब देखो सी जो वेक्टर है ए और बी और सी एक ही प्लेन में तो सी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्बडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर किसी को डाउट क्योंकि एक ही प्लेन में तो दे आर द लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो ऐसे लिख सकते हैं हम तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ठीक है ये बात समझ गए। अब सी वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर तो अपने दिया है तो लैम्बडा इंटू 2y प्लस जे प्लस के प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j माइनस के। अब आई जे के कॉमन निकालो तो 2 लैम्बडा प्लस म्यू आई कैप 2 नहीं सॉरी लैम्बडा प्लस 2 म्यू जे कैप लैम्बडा माइनस म्यू के कैप ओके ये मिल गया। अब देखो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अभी देखो ए डॉट सी तुमको क्या दिया 0 दिया इसको मैं ए डॉट कर देता हूँ। अब ए वेक्टर क्या है मैं गिवन क्वेश्चन में ए वेक्टर इक्वल टू 2y कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ए डॉट सी कर दिया तो ए डॉट सी विच इज 0 विच इज इक्वल टू इसके आई के बाजू वाला इसके आई के बाजू वाला तो 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस म्यू 1 इंटू लैम्बडा प्लस 2 म्यू प्लस लैम्बडा माइनस म्यू है ना सब बाई चांस 2 से मल्टीप्लाई 1 इससे वो के बाजू वाला के बाजू वाले से मल्टीप्लाई हो तो बच्चों 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 5 6 लैम्बडा 2 म्यू 4 म्यू माइनस म्यू 3 म्यू इक्वल टू 0 तो अभी दिख रहा है क्लियरली तुमको म्यू इक्वल टू -2 लैम्बडा म्यू क्या मिला -2 लैम्बडा मिल गया। तो बच्चों अब सी निकालना था लैम्बडा और म्यू में दोनों में रिलेशन मिल गया तो एक ही में रखते हैं लैम्बडा में रखते हैं या म्यू में रखते हैं तो जितने म्यू उधर -2 लैम्बडा लिख देता सी वेक्टर हाँ तो 2 लैम्बडा -2 लैम्बडा हो गया आई कैप प्लस लैम्बडा म्यू की जगह 2 म्यू तो -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा माइनस और -2 लैम्बडा 3 होने वाला है। तो बच्चों अगर तुम ऑप्शंस में देखो तो इधर ही क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सोचो क्योंकि देखो ये 0 हो गया तो जो ऑप्शन में आई का टर्म उड़ा हुआ है वो ऑप्शन राइट है भले इनकी वैल्यू पता नहीं चलेगी लेकिन हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ये तो उड़ गया ये क्या बचा -3 लैम्बडा जे कैप और वो बचा +3 लैम्बडा के कैप। अब देखो अब मान लो कि दो ऑप्शन में आई का टर्म उड़ा हुआ है तो जे के बाजू जो है वो के बाजू के दोनों की साइन उल्टी है तो उससे भी काम हो जाएगा क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी रहेगी -3 लैम्बडा 3 लैम्बडा इधर सेम है ना वैल्यू उल्टी है मतलब एक तरफ 2 एक तरफ -2
तो मतलब वो ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, उससे भी काम नहीं बन रहा, हम लोग प्रॉपरली फाइंड कर लेंगे। तो ये आता है हम लोग पहुंच गए इतनी मेहनत करके। अब मेरे को एक बार इन्फॉर्मेशन दी है मॉड सी इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूंगा, इधर ही अप्लाई कर दूंगा। तो 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -3 मतलब 3 लैम्डा का होता है, स्क्वायरिंग की 9 लैम्डा लैम्डा 18 हो गया, 18 √18, हाँ 18 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा मिल जाएगा यहाँ से। तो रूट ले लेंगे प्लस माइनस, ठीक है, टी रूट, तो लैम्डा मिल गया। अब देखो अभी हम लोग छोड़ दे रहे इसको, तो तुम ये लैम्डा की वैल्यू इसमें उठा के रख देना, लैम्डा आ गया ना, तो 3 इंटू प्लस पे एक मिलेगा माइनस पे एक मिलेगा, मतलब ऐसा हो रहा है, एक ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा मिला सी और एक वेक्टर ऐसा मिला, तो कोलिनियर वेक्टर 2 मिल गए, क्योंकि प्लस में एक साइड जाएंगी तो माइनस में उल्टे साइड चल जाएंगी। तो और सही बात भी है, अगर ए से परपेंडिकुलर भी है तो ए वेक्टर है, तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, दो आंसर है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ना। और सिमिलरली इनके प्लेन में होके तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, अभी प्लेन में है ही, प्लेन से हट थोड़ी गया, आगे पीछे से भी, समझ रहे हो बात। तो एक बार प्लस 1/3√2 रखेंगे, एक बार माइनस 1/3√2। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं तुमको बताना वाला था कि मैंने सर छोटे छोटे कॉपी कैसे कर लिया। कॉपी मतलब इनको इस पी वाले को बाजू में, हम लोग अब तक आई के बाजू वाला कैसे कंपेयर करते हैं। तो बच्चों ये बात देखो, मैं इस क्वेश्चन को हटा के तुम लोग पहले कॉपी कर लेना, पॉज करके इधर ही बता देता हूँ कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है अगर, और ये x2 i कैप तो y2 j कैप। अब तक हमारी परंपरा क्या चलती आ रही कि x1 इक्वल टू x2 ले लेते डायरेक्ट, टेंशन लेते नहीं थे जिंदगी में। लेकिन ये होता क्यों था बताओ तो तुम लोग को। ये इसलिए होता था कि अगर तुम इनको इधर लेके आओ तो ये x1 माइनस x2 i कैप हो गया, y1 माइनस y2 j कैप हो गया, और z1 माइनस z2 k कैप हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इन सबको इधर लेके आए। तो बच्चों अगर तुम आई जे के बारे में जानते हो तो बच्चा बता देगा सर ये नॉन कोप्लेनर है तीनों, समझ गया बात। नॉन कोप्लेनर है ना आई जे के, एक प्लेन में थोड़ी है वो। अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो हमने नोट में लिखे थे लास्ट में, नॉन कोप्लेनर तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, याद है ना। अगर कोप्लेनर तो डिपेंडेंट रहेंगे, कोप्लेनर तो डिपेंडेंट होंगे ना एक दूसरे पे, जैसे नॉन कोलिनियर था तो ये इंडिपेंडेंट थे, कोलिनियर तो डिपेंडेंट थे। अब इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन अगर तुमको पता है तो अगर ये लोग आई जे के लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके बाजू वाले जो है वो 0 होना चाहिए, k1 k2 k3, ये डेफिनेशन था, याद है। तो x1 माइनस x2 को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि x1 को x2 होना पड़ेगा y1 माइनस y2 को भी 0 होना पड़ेगा, तो इनको भी सेम होना पड़ेगा, और z1 माइनस z2 को भी 0 होना पड़ेगा, तो इसको भी सेम होना पड़ेगा। तो ये देखो, तो एक्चुअल में ये हम नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और वो सही बात भी गलत नहीं है। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब चीज का प्रूफ होता है कि हम लोग अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है आई जे के नॉन कोप्लेनर है तो ही कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा जो एडवांस का क्वेश्चन था इसमें पी क्यू आर के बारे में इसने क्वेश्चन में दे दिया, तो ऊपर लिखा था कि नॉन कोप्लेनर है, तो नॉन कोप्लेनर है इसलिए मैं पी के बाजू वाला और इस तरह पी के बाजू वाला कंपेयर किया, कोप्लेनर तो नहीं कर पाएंगे। समझ मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखते हैं इस पर कुछ। तो बच्चों देखो एक जेई का क्वेश्चन अपने लेना है टॉपिक, और लेकिन एनसीईआरटी में बोर्ड में एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट करके प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो इस पे इसको ऐसा इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, क्वेश्चन से भी ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक बना देते उसको। अब देखो एक बात याद है, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, हर ट्रायंगल एबीसी के लिए अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, सी के अपोजिट वाला सी मतलब, तो याद रखो फॉर एवरी ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी है ना हमेशा 0 होता है, और ये बहुत जेई में बहुत बार आ जाता है इस पे क्वेश्चन। मतलब तुमको ये दे दिया ना, मतलब समझ जाओ कि ये साइज ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये वेक्टर जो है साइड ऑफ ट्रायंगल है, उनसे ट्रायंगल बन रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। 0 क्यों होता है तुम लोग समझदार हो, जहाँ शुरू हो रहा है वही आगे, यहाँ शुरू करो। या तो देखो फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है तो ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे भी समझ सकते हैं बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर, देखो इतना आया इधर से, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ऐसा फ्लो हो रहा है ना, इक्वल टू ऐसा जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा जा रहा है, तो माइनस सी वेक्टर, सी वेक्टर इधर जा रहा है तो ये उसका रिजल्टेंट माइनस सी वेक्टर, तो माइनस सी वेक्टर के अंदर भेज दो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे आ जाओ। हम लोग डॉट प्रोडक्ट से ना प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं, उसमें से मैं 2 ही कर रहा हूँ, बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोसाइन रूल्स को प्रूव करते हैं। तो पहली बात, कोई भी ट्राइंगल है, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल आर द वैलिड फॉर ट्राइंगल ओनली, तो उन पे हम लोग एबीसी लगा देंगे, तो ये तो होना ही है, ठीक है, ये तो होना ही है। अब मैंने क्या किया, ए को उधर भेज दिया, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ही हो गया, और स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोलो, स्क्वायरिंग इज नॉट द राइट टर्म, ठीक है, मतलब मैंने इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब स्क्वायरिंग हो गई हूँ, तो इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, चल देगा ना भाई, तो एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, 2 2, तो उधर भी 2 2, तो ये देखो ये क्या हो गया, डॉट है बीच में, वेक्टर्स है ना, तो माइनस माइनस गया, जो मॉड ए स्क्वायर हो गया, और ये मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर हो गया, मतलब क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेम भी होता है, हमने पढ़ चुके, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो इधर क्या है, मॉड बी स्क्वायर, अब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज में, 2b डॉट सी होता है इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। अब देखो एक बात बताता हूँ कि मैं इस लेंथ को ए मान लेता हूँ, ए के अपोजिट जो रहता है उसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, तो बेसिकली मॉड ए स्क्वायर को मैं क्या लिख पाऊंगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देखो तुम 2b डॉट सी है ना, तो इसको मॉड बी मॉड सी लिखना चाहते हो, लेकिन कॉस थीटा है, एंगल रहेगा। अब बी और सी के बीच का एंगल क्या है, अब बी वेक्टर देखो इधर जा रहा है और सी वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर, तो ये बीच का एंगल है नहीं, एंगल कैसे होता है, टेल टू टेल, हेड टू हेड, तो इसको मैंने आगे ले लिया, तो देखो ये इसको आगे ले लिया, तो ये एंगल है, तो अगर ये एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, समझे, ये एंगल अगर ए है तो पाई माइनस ए, तो मैं इधर लिखूंगा क्या, क्योंकि बी डॉट सी, तो उसको बी स्क्वायर लिख दिया, मॉड बी को बी लिख दिया, मॉड सी को सी लिख दिया, 2 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस ए, बीच का एंगल क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पाई माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये कॉस ए, पाई कॉस पाई माइनस ए माइनस कॉस है, ओके, कॉस पाई माइनस ए माइनस कॉस, तो माइनस 2bc हो गया, और बाकी सबको उधर भेज दिया, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस उधर भेज दिया, तो कॉस से तुमको मिला बी स्क्वायर, माइनस भेज दिया ना, तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया अपॉन 2bc। देखो बच्चे यही था कॉस कोसाइन रूल। अब मैंने कॉस ए के लिए प्रूव किया, तुम कॉस बी के लिए भी कर सकते हो, तो कॉस बी में क्या करना पड़ेगा, बी को इधर भेज देना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, सी को इधर भेज देना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेथड ये रहेगा, तो हमने कोसाइन रूल प्रूव कर दिया। अब प्रोजेक्शन रूल क्या होता है कि ये लेंथ क्या है ए, और ये लेंथ अगर ए बी सी मान लें, ये लेंथ क्या है बी, और ये लेंथ क्या है सी, और ये वेक्टर्स में ऐसा ऐसा जो एंगल में दिया हुआ लेता हूँ, ऐसा ऐसा, उसे फर्क नहीं पड़ता, एंगल सेम रहेगा, बस डायरेक्शन आपके सेम रहेगा बस। तो जो अब हमको ए वेक्टर और ये, तो हमको मेन बात तो क्या बात है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होता है, 0। अब क्या करो, ए से डॉट कर दो उसका, तो ये ए डॉट ए हो जाएगा, ये ए डॉट बी हो जाएगा, सबको ए डॉट कर दिए, ये ए डॉट सी होगा। अब देखो ए डॉट है तो ए स्क्वायर होता है, मॉड ए स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर ले लो। अब ए डॉट बी क्या होगा, ए इंटू बी मॉड बी कॉस ए और बी के बीच का एंगल, तो देखो ए इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा पाई माइनस, ये बी के बी था, तो ये पाई माइनस बी, तो क्या होगा कॉस पाई माइनस बी प्लस ए सी कॉस पाई माइनस ए सी का है, ये ए है और ये सी है, तो यहाँ पर एक मिनट, ए बी ये था, ये बी ये था, तो ये पाई माइनस सी था, ओके, ये वाला एंगल था, और ये जो ये ए आगे गया और ये सी है, तो पाई माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इधर से माइनस निकलेगा, इधर से माइनस निकलेगा, और ये ए और ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे निकला उधर के प्लस हो जाएगा, तो बी कॉस सी
प्लस सी कॉस बी, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया प्रोजेक्शन। सिमिलरली साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस सब प्रूफ हो जाते हैं इससे, तो अलग के बुक्स में लिखा रहेंगे, तुम देख के समझ जाओगे, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन करके हम लोग 2011 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे दिए, और ये वेक्टर वी जो है इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, जैसे इसने बोला इसके प्लेन में, तो तीनों को प्लेन है मतलब, तो वी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो वी वेक्टर क्या हो गया, लैम्डा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर। तो क्वेश्चन में कंप्लीट करने पहले मैं जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता कर लेता हूँ। तो ए क्या दिया मेरे को, आई प्लस जे प्लस के, और बी क्या दिया है, आई माइनस जे प्लस के। तो वी वेक्टर क्या मिला, लैम्बडा प्लस म्यू आई, म्यू प्लस लैम्बडा लिख दिया, ठीक है, आई, फिर लैम्बडा माइनस म्यू जे, फिर लैम्बडा प्लस म्यू के। चलो ये मिल गया। अब देखो एक ऑप्शन तो पक्का है ये दोनों सेम है, तो जो ऑप्शन में दोनों पहले सेम है। देखो देखो क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट करते हैं, ये यही आंसर होना चाहिए क्योंकि लैम्बडा प्लस दोनों ऑप्शन जो आई के बाजू वाला ठीक है, क्वेश्चन इधर खत्म हो गया। मतलब बाय यूजिंग ऑप्शन इतना आसानी से हो जाता है, और टॉपर लोग अच्छे पढ़ने वाले लोग इतना टाइम पास नहीं करते, लैम्बडा मैं बहुत ईमानदारी से निकालूंगा नहीं, उनको देखो सही में पक्की बात है तो सी ऑप्शन खत्म, दिस हाउ वी डू इट। लेकिन हम लोग कभी सीख रहे, और किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती कि इधर भी 3 3 हो गया माइनस, अच्छा इधर भी सेम है, ओ ये देखें नहीं, तो दोनों तरफ सेम है ना, तीनों में नहीं है भाई, इधर का अलग है इधर का अलग है, तो ये दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात क्या बोला, हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, मतलब इस बी का प्रोजेक्शन सी पे है 1/√3। तो देखो सी बी डॉट सी, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला किस पे, सी पे, तो मॉड सी नीचे आ जाएगा, और सिर्फ प्रोजेक्शन बोला है ना, तो सी वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो देखो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, वी डॉट सी अपन मॉड सी इक्वल टू 1/√3 दिया है। अब सी को ध्यान से देखो, आई माइनस जे, तो मॉड सी क्लियरली दिख रहा है √3 हो रहा है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड सी तो √3 हो रहा है, और वी डॉट सी बताना है, तो इस वी को मैं सी लिख ही लेता हूँ, आई माइनस जे प्लस के, तो इसका मॉड सी तो √3 मिल गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का √3। अच्छा वो तो कैंसिल हो जा रहा है, खुशी की बात है। और ये देखो वी डॉट सी करेंगे, तो 1 इंटू म्यू प्लस लैम्बडा, लैम्बडा प्लस म्यू, प्लस माइनस 1 इंटू दिस, तो माइनस लैम्बडा माइनस म्यू, प्लस लैम्बडा प्लस म्यू, अपॉन वी डॉट सी की वैल्यू है इसके लिखा मैंने, नीचे क्या है √3, और यहाँ क्या है 1/√3। कितनी खुशी की बात है। अब क्या हुआ, लिख लेते, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो बचा क्या 3 म्यू प्लस लैम्बडा इक्वल टू 1। ओके, तो अब क्या करेंगे, 3 म्यू प्लस लैम्बडा इक्वल टू 1 मिल गया, तो जितने भी लैम्बडा है या तो म्यू है, तो मेरे को लग रहा है म्यू की जगह जाने लैम्बडा की, लैम्बडा की जगह 1 माइनस 3 म्यू लिख देते, ठीक है। लैम्बडा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस 3 म्यू। अब थोड़ा हम लोग दिमाग में कर देते हैं यार, लास्ट का स्टेप जो है, देखो दिमाग में कर, लैम्बडा की जगह 1 माइनस 3 म्यू क्या मिला, लैम्बडा की जगह 1 माइनस 3 म्यू, तो इधर क्या आ जाएगा वी, इधर वी की में ये पुट करेंगे अपन, तो 1 माइनस 3 म्यू, ठीक है, वी वेक्टर, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, लैम्बडा माइनस म्यू, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन, क्यों गड़बड़ है देखो, क्योंकि बी और सी सेम नहीं हो सकता तो ये हमको गड़बड़ दिख गई, तो एक तो माइनस इधर उधर है मतलब, तो बी और सी सेम, माइनस जी है, माइनस जे माइनस के सी, तो दोनों तरफ माइनस था। ओके, तो अभी हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस हो जाएगा, चलो बच गए। तो वही बोल रहे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनना चाहिए था क्वेश्चन। तो देखो ये वापस एक बार लिख लेते हैं तो क्या मिला तुमको, म्यू प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस म्यू माइनस लैम्बडा माइनस म्यू इक्वल टू 1। तो म्यू और ये म्यू गया लैम्बडा, और ये लैम्बडा गया
तो माइनस लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 1। तो बच्चों देखो इधर क्या है, लैम्बडा माइनस म्यू, या क्या है म्यू माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा माइनस म्यू क्या हो जाएगा -1। तो इसकी जगह -1 आ रहा है। अभी आप पुट कर देंगे हम लोग सब चीजें। तो वी वेक्टर हमारा क्या मिल रहा है, मैं लैम्बडा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो म्यू उधर गया, तो म्यू इक्वल टू म्यू उधर गया 1 इधर आया, लैम्बडा प्लस 1। तो देखो इधर क्या आएगा, लैम्बडा प्लस 1 लिख दिया, लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस 1 आई प्लस लैम्बडा माइनस म्यू -1, तो माइनस जे प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा प्लस 1। ओके, तो बच्चों इधर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। अलग अलग लैम्बडा पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है, अलग अलग लैम्बडा पे अलग अलग मिल रही है, लेकिन बीच का माइनस जे फिक्स है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि माइनस जे फिक्स है। मतलब 3 ये ऑप्शन राइट है क्योंकि माइनस जे इसमें ही अकेले में। तो देखो लैम्बडा को मैं कुछ 1 रख दूंगा तो 3 मिल जाएगा, लैम्बडा को 0 रखूंगा तो मतलब ये मल्टीपल भी हो सकता है, ये मल्टी हर जगह माइनस जे होता और ये सेम होते तो भी हो सकता। तो इनफाइनाइट आंसर आ रहे, लेकिन हम लोग ये आंसर राइट रहेगा कि बीच का फिक्स था। मतलब ऐसा हो रहा है कि इनफाइनाइट ये सब चीजें इनफाइनाइट पैरेलल वेक्टर जैसा हो गया, पैरेलल वेक्टर इनफाइनाइट पैरेलल वेक्टर सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी उसमें से मोस्ट करेक्ट अपना मतलब यही आंसर है करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो दिस हाउ वी डू इट। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कंटिन्यू।